Today we are going to discuss about different processes regarding bacteria, like बैक्टीरिया के कवरिंग, बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, सब कुछ फ्लैजेला। अभी हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम आर्की की बात कर रहे हैं, ना ही हम यू की बात कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जो भी नेचर अभी देखने जा रहे हैं बैक्टीरिया के, ये ओवरऑल है। पहले ये जब हम डिटेल देख लेंगे तब फिर आपको एक एक करके पढ़ा देंगे, तो एक एक सेकंड में आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आज शुरू करते हैं कवरिंग। कवरिंग बोले तो कि बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, जितने भी घेरा होता है, उसकी बात हम करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कवरिंग की। कवरिंग बेटे, बैक्टीरिया का बॉडी मेनली दो से कवर होता है, एक सेल वॉल और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं है और वो है माइकोप्लाज्मा। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनके सेल वॉल के ऊपर भी एक कवरिंग होता है, से कि वो बैक्टीरिया बहुत ही ड्राई एंड ह्यूमिड कंडीशन में है। तो क्या अगर उनके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है तो एडेप्टेशन करेगा? क्यों? क्योंकि आपने बोला था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ एडेप्टेशन करता है, तभी वो जी पाएगा, वरना नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां डार्विन साहब का सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट जस्टिफाई होता है। हां, यह हो सकता है कि किसी में बहुत ज्यादा एडेप्टेशन हो, किसी में बहुत कम हो। तो जो बैक्टीरिया ड्राई कंडीशन में रहते हैं उनके पास एडेप्टेशन है, जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम कोल्ड में होते हैं उनके पास एडेप्टेशन है। और मान लीजिए जो बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में है, से ट्रॉपिकल रीजन में है, इस रीजन में, जिस रीजन में हम तुम रहते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें उसको एडेप्टेशन की दरकार ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहां ना तो -100 डिग्री जाता है और ना तो +100 डिग्री जाता है ना? तो इसीलिए यहां पे उसको एडेप्टेशन की जरूरत ही नहीं है। ये बात है। आप देखते होंगे जो पोलर बियर है, उसके बॉडी पे बहुत मोटा सा फैटी ब्लबर लेयर होता है। एडेप्टेशन है उसके पास, क्योंकि उसकी जिंदगी ही बर्फ में शुरू और खत्म होती है। दीज ऑल आर एडेप्टेशंस। सो कवरिंग जो होते हैं बेटे, ये 3 प्रकार के होते हैं। बट फिर मैं कह रहा हूं, ये हर बैक्टीरिया में पाया ही जाए ये कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहला है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा सेल वॉल, इसके बारे में आप जानते हो। और तीसरा सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए बेटा समझते हैं ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स को हम वापिस 2 भाग में बांटते हैं। एक है स्लाइम लेयर और दूसरा है कैप्सूल। ये जो स्लाइम लेयर होते हैं पुत्र जी, देखिए ना, ये जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, मान लीजिए सेल वॉल है। हां, अच्छा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर बैक्टीरिया में होगा, इसीलिए मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं अभी। ओके, ये सेल वॉल है और सेल वॉल के ऊपर काफी स्लिमी किसको बोलते हैं? विस्कस। हाँ, विस्कस चिपचिपा सब्सटेंस बैक्टीरिया का बॉडी खुद बनाता है, सो दैट कि इतने सूखे इलाके में जो ये रहता है, इससे इसका शरीर ड्राई ना हो जाए। अगर ड्राई होगा तो ये मर जाएगा। और ये मरने के लिए जन्म नहीं लिया है, ये जीने के लिए जन्म लिया है। ऐसा तो सभी के साथ होता है। लड़ेगा, अंतिम सांस तक लड़ेगा। इसी को बोलते हैं स्लाइम लेयर।
दिस लाइम लेयर इज अ विस्कसी मटेरियल, स्लिमी मटेरियल। ये इतने डिफ्यूज होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप लेबोरेटरी में ला करके इसको पानी भी दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। क्यों दिया था ये, क्यों इसने डेवलप किया था, ड्राई कंडीशन में जीने के लिए, है ना, ये बात है। दूसरा, ये जो कैप्सूल है, मान लीजिए ये सेल वॉल है, ओके, मान लीजिए ये सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल के ऊपर एकदम रिजिड सा लेयर होता है जिसको कैप्सूल कहते हैं। ये एक्सट्रीम कोल्ड में जीने के लिए अनुकूलित करता है इसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये बहुत टफ होता है ना, ये इसको कैप्सूल बोलते हैं। दोनों में यही अंतर है। बट बेटा जी, नूनू रे सुगा, ये दोनों सेम ही कंपोनेंट के बने होते हैं, और वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। ये देखो ना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, कैलिक्स मतलब कवरिंग, कैप्सूल, सब दोनों तो कवरिंग ही है ना, हाँ, लेकिन दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है, फर्क कितना है। अच्छा, अब दोनों के बारे में थोड़ा लिख डालते हैं। ये जो स्लाइम लेयर होता है ये डिफ्यूज होता है ना, डिफ्यूज बोले तो स्लिमी होता है, स्लिमी बोले तो विस्कस होता है, जबकि ये जो होता है टफ होता है। अच्छा भाई, इसको आप इजीली वॉश कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली वॉश्ड ऑफ, क्योंकि चिपचिपा है ना, लेकिन इसको आप इजीली रिमूव नहीं कर पाओगे, कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। ओके, इसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला जो है अंतर वो ये कि ये स्लाइम लेयर इसको प्रोटेक्शन देता है ना, दिस स्लाइम लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बैक्टीरिया। प्रोटेक्शन किस चीज से बेटे? फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन बोले तो ड्राइनेस, मैं लिख देता हूं पैरेंथेसिस में, ड्राइनेस, ये बात है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, ड्राइनेस, ये आप जानते हो। और ये कहां के लिए अनुकूलित हुआ है? तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। समझ में आया? ये अंतर है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेल वॉल में। ये था ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक स्लाइम लेयर, दूसरा कैप्सूल। स्लाइम लेयर डेसिकेशन से बचाता है और कैप्सूल एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है। राइट, कवरिंग हो गया ना? हाँ सर। आ जाओ अब सेल वॉल में। आपने क्या बोला था बेटे, सेल वॉल किसका बना होता है? जल्दी जल्दी बोलो। पेप्टाइडो ग्लाइकन का, है ना, पेप्टाइडो ग्लाइकन का। पेप्टाइडो मतलब क्या? प्रोटीन। ग्लाइकन मतलब क्या? ऑफ कोर्स ग्लूकोज। और प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से बना होता है ना। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन? सिंघाड़ा, समोसा, मोटू का नहीं, अमाइनो एसिड। जब कई अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। कितने? बायोमॉलिक्यूल्स में बताऊंगा। अच्छा, तो पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना है? तो यह पूछा गया था, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? तो इट इज पॉलीमर ऑफ नाग एंड नाम। बताया हुआ है आपको, इट इज पॉलीमर ऑफ नाग एंड नाम। केमिस्ट्री में पॉलीमर पढ़े हो आप। पॉली मतलब मेनी, कई। मर मतलब चेन, सफिक्स है ये, मर मतलब चेन। जब नाग और नाम का कई चेन बन जाता है, एक चेन बन गया नाग नाम का, दूसरा बन गया, तो ऐसे करके, और तब जब एक लेयर बनता है उसी को हम पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं, और उसी से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका सेल वॉल? बैक्टीरिया का।
प्लांट सेल का सेल वॉल नहीं, फंगी का सेल वॉल नहीं, बैक्टीरिया का सेल वॉल। और नाग का फुल फॉर्म क्या बोला था बेटा आपने? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये सब आपको बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ाएंगे, या तो आपके केमिस्ट्री टीचर आपको पढ़ाएंगे। एसिटाइल ग्रुप है, ग्लूकोजामीन, ग्लूकोज और अमाइनो ग्रुप है, NH2, है ना। ये सब अभी थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा आपको, जब तक कि आप बायोमॉलिक्यूल्स में नहीं चले जाते। और इसका फुल फॉर्म एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। ओके, नीड बेसिस पे पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में मत ढूंढना ये सब, ठीक है। चलो अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। बेटे, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी इस अर्थ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी का भी हो, प्लांट का, एनिमल का, बैक्टीरिया का, आई मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सबका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज से बना होता है। वो क्या? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ओके, तो ये किसका बना होता है? आप फॉस्फोलिपिड नहीं कहना चाहते हैं तो फिलहाल आप लिपिड कह सकते हैं। जब आपको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा फॉस्फोलिपिड क्या होता है। अरे भाई, लिपिड के साथ फॉस्फोरस है और क्या। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। तो बैक्टीरिया के पास ओवरऑल, फिर मैं कह रहा हूं, हम अभी किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल उनके हर चीजों का स्टडी करेंगे, कवरिंग, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड ऑल स्टफ्स। तो ये था कवरिंग। ये 3 कवरिंग पाई जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में ना तो ये है ना तो ये है। चलिए आप इसको नोट करें, फिर अब हम चलेंगे रेस्पिरेशन में। चलिए कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कवरिंग हो गया, रेस्पिरेशन में चलते हैं। बेटे, आप क्लास 7-8 से ही पढ़ते आए होंगे कि बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक एनारोबिक, एक एरोबिक। अब इसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है, हाँ, एलकेजी से पढ़ते आए हो तुम लोग। लेकिन हम यहां रेस्पिरेशन की बात करेंगे, यानी रेस्पिरेशन के आधार पे बैक्टीरिया 2 प्रकार के, एरोबिक, एनारोबिक। अल्टीमेट गोल क्या है बेटा? अल्टीमेट गोल क्या है? रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाना, है ना। इसीलिए आपको मैं बोला था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों टोटली डिफरेंट 2 टर्म है। ब्रीदिंग हुआ जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो, दिस इज ब्रीदिंग, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन। अब बाहर निकलो 9th-10th के सिलेबस से, है ना। ये ब्रीदिंग हुआ, ये ब्रीदिंग हुआ। जब तुम ब्रीद किए, क्या गया? ऑक्सीजन। अब ये ब्रीदिंग का काम इतना ही है कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन अप टू कहां तक? लंग्स के एल्वियोलाई तक, या सिंपल लंग्स को, ये ब्रीदिंग हुआ। और अब वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहां चला गया? ब्लड में, है ना, ब्लड में चला गया।
अब ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, यस सर, और अब ब्लड एकदम ऑक्सीजन लेके पूछ रहा है, ए ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। फिर सेल पूछता है, भैया कैसे दिया, भैया कैसे दिया, किधर है? तो बोल रहा है ब्लड, अरे मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, ले लो ले लो ले लो। फिर एक सेल पूछ रहा है, इसका क्या करेंगे हम? मतलब कैसा बोधा सेल है यार, तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है? और हाँ बड़की गो माइटोकॉन्ड्रिया, फिर रेस्पिरेशन करोगे और क्या? हाँ तो ग्लूकोज तो न है, अरे तो ग्लूकोज हम थोड़ी देंगे, तो ग्लूकोज बॉडी से लो। फिर ग्लूकोज लिया और ऑक्सीजन तो दे ही रहा है ब्लड, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज ले लो, नहीं ऑक्सीजन ले लो। ग्लूकोज तो आप जो खाते हो वही तो होता है ना, उसको रेस्पिरेटरी फ्यूल बोलते हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी फ्यूल को ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन तो लिया और ब्लड ने चारों पूरे शरीर के कोशिकाओं को, सेल्स को दे दिया। अब वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन यानी रेस्पिरेशन करेगा और बनाएगा क्या? एटीपी। छोड़ा क्या? CO2। अब CO2 फिर वहां से निकला, तब आपने क्या किया? एक्सहेल। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रेस्पिरेशन कहलाता है, सॉरी ब्रीदिंग कहलाता है, जबकि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। अगर आपको एटीपी का फंडा क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं है तो बताइएगा, हम बता देंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। एटीपी एक्ट्स एज अ बैटरी इन योर बॉडी, है ना, ये रिचार्जेबल बैटरी है आपके शरीर में। कोई नहीं, बता देंगे अगर तुम कहोगे तो। चलिए अब चलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में। चलो नाउ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है ये दो प्रकार के बैक्टीरिया में, बात बैक्टीरिया की हो रही है, अभी हम और किसी की चर्चा नहीं करेंगे। एक एरोबिक, एरो मतलब ऑक्सीजन, बिक मतलब ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, बिक मतलब ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करेगा किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में। एरो मतलब ऑक्सीजन। अच्छा, दूसरा एनारोबिक। आपको जो मैं सफिक्स प्रीफिक्स का लिस्ट दिया हूं उसमें देखिएगा, एन मतलब विदाउट, एरो मतलब ऑक्सीजन, बिक मतलब ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करेगा विदाउट O2। बायोलॉजी रट्टा मार सब्जेक्ट नहीं है, ब्रेक द टर्म, लर्न द बायोलॉजी, यही हमारा स्लोगन भी है। ओके अच्छा, आओ ना इसको एक इक्वेशन से हम लोग जस्टिफाई करें। देखो C6H12O6, ठीक, ये किसके प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देगा क्या तोड़ के? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। कितना ATP? तो 38 ATP। कितना ATP? 38 ATP। पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में। यानी ये क्या बन गया? एनर्जी। रेस्पिरेशन के फलस्वरूप बनना क्या था? एनर्जी ही ना, इसीलिए तो रेस्पिरेशन करते हैं। अच्छा भाई बन गया, अब देखो CO2 बाहर निकल जाएगा, H2O बॉडी में रह जाएगा। अच्छा ये तो हो गया एरोबिक। अब आ जाओ एनारोबिक में। यहां देखो C6H12O6, यहां ऑक्सीजन है क्या? नहीं, विदाउट है ना, विदाउट है, मैंने क्रॉस लगा दिया, ऑक्सीजन नहीं है। क्या बनाया इसने? इसने बनाया 2C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना कम एटीपी बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना कम एटीपी बनता है, लेकिन बनता तो है। इसी को तो ईस्ट के केस में फर्मेंटेशन कहते हैं जी, इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, और हमारे तुम्हारे केस में
ये नहीं बनता है, इथाइल अल्कोहल नहीं बनता है। अब मान लो कि तुम मम्मी के साथ जा रहे हो कहीं पे मतलब लंबी दूरी पैदल है, चला 2 किलोमीटर चला, आप थक गए, हम ना चल वो पैर दुख बेच, कन्हा पे ले लो, क्या 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 सोच रहे हो, चलो चलो, न हम नहीं चलेंगे, अकड़ गया है पैर। अरे काहे अकड़ा भाई, काहे अकड़ा? हाँ, आप जो कंटिन्यूअस वर्कआउट कर रहे हो, आपके मसल सेल्स को ऑक्सीजन की कमी हो गई। हाँ, और उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया ने एरोबिक नहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लिया। अल्टीमेटली करना क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है, और वो भी ऑक्सीजन की कमी है यानी नहीं है। तो फिर इथाइल अल्कोहल के जगह आपके मसल सेल ने क्या बना लिया, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहां जमा हो जाता है, आपके सेल में, और लैक्टिक एसिड अकड़न पैदा करता है, ट्विस्ट कर देता है, इसीलिए आप कहते हो कि अकड़ गया है। और जब आप कुछ देर बैठ जाते हो, जब सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाता है, तब यह भी वापस जल जाता है और फिर आप फ्रेश हो जाते हो, आप ठीक, अच्छा। अरे तो मैकेनिज्म जानो ना भाई। हाँ, ओके। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो विदाउट ऑक्सीजन है, और एरोबिक जो होता है वो विथ ऑक्सीजन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी। अभी इतना याद रखें, ओके। चलिए, नाउ अब आप ये देख लिया बेटे, एरोबिक बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑब्लिगेट एरोबिक और एक फैकल्टेटिव एरोबिक। फैकल्टेटिव एरोबिक, समझो, ओके। इसको समझा देता हूं, फिर एटीपी का फंडा आज क्लियर करूंगा मैं, थोड़ा सा आपको जरूरी है। ऑब्लिगेट एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक। और एनारोबिक भी 2 प्रकार के, एनारोबिक बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के। कौन कौन, सेम, एक ऑब्लिगेट एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। अब समझो कि ऑब्लिगेट मतलब क्या, फैकल्टेटिव मतलब क्या, समझना बेटे। ऑब्लिगेट मतलब होता है ऑलवेज, ओके, और फैकल्टेटिव मतलब होता है समटाइम्स। फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है, समटाइम्स, ओके। अच्छा बाबू, ये एरोबिक बैक्टीरिया 2 टाइप के, एक ऑब्लिगेट एक फैकल्टेटिव, यानी ऐसा एरोबिक बैक्टीरिया जो अपने पूरे लाइफ स्पेन में एरोबिक ही रहेगा ऑलवेज, उसको हम बोलेंगे एरोबिक या ऑब्लिगेट एरोबिक। ऐसा एरोबिक बैक्टीरिया जो जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन जैसे ही उसको ऑक्सीजन की कमी हुई शिफ्ट कर जाएगा, कहां, एनारोबिक में। यानी सम टाइम ये एरोबिक रहेगा, सम टाइम एनारोबिक हो जाएगा। लेकिन जो ऑब्लिगेट एरोबिक है ये मर जाएगा, लेकिन कभी एनारोबिक नहीं करेगा। इसीलिए क्या है, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, ऑलवेज। इसको आपको याद रखना है, ओके बेटा। और यहां भी वही से ऑब्लिगेट एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक, यानी ऐसा एनारोबिक बैक्टीरिया जो अपने पूरे लाइफ स्पेन एनारोबिक ही करेगा, वो कभी एरोबिक नहीं हो सकता, ऑलवेज। लेकिन ऐसा एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो एनारोबिक करेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन मिला वो कहां शिफ्ट कर जाएगा, एरोबिक शिफ्ट कर जाएगा। इसीलिए बेटा आपको इसको याद रखना है। अच्छा, ये समझ लिया आपने। अच्छा, अब तुमसे अगर कोई पूछे साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, तो पढ़ा चुका हूं ना, साइट ऑफ रेस्पिरेशन
कहां है बेटे? मेसोजोम, मेसोजोम। अच्छा, मेसोजोम क्या है? मेसोजोम क्या है? मेसोजोम इज इनफोल्डिंग्स, मेसोजोम इज इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की ओर फोल्ड हुआ था ना, इसीलिए इनफोल्डिंग्स। अच्छा, क्या क्या करता है मेसोजोम? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ओके, अच्छा, और ये जो मेसोजोम है बेटे, ये दो टाइप के होते हैं। मेसोजोम कितने टाइप के? दो टाइप के। एक पेरिफेरल मेसोजोम, दिखाता हूं अभी। एक पेरिफेरल मेसोजोम, पेरिफेरल मतलब, पेरिफेरी मतलब होता है साइड, लैटरल, साइड साइड, पेरिफेरल मेसोजोम। और एक होता है सेंट्रल मेसोजोम, सेंट्रल मेसोजोम। ओके, अच्छा, और ये देखो, मान लो ये बैक्टीरिया है, ये देखो, मान लो ना थोड़ी देर के लिए, और ये इनका इनफोल्डिंग है। हाँ सर, आपने बताया था। अच्छा, ठीक है। अब देखो ना कि जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है साइड में, इसको बोलते हैं पेरिफेरल मेसोजोम। और ये अंदर कहां आ गया है? सेंटर तक पहुंच गया है ना, तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेसोजोम। और जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो पेरिफेरल मेसोजोम में होता है। ठीक है, यहीं पे इनके क्या होते हैं? ईटीसी, ईटीसी। तुम्हारा वो ईटीसी नहीं है। हाँ, तुम लोग को ईटीसी मतलब पता है? कहते हो क्या है? बताना थोड़ा, मैं भी सीखना चाहता हूं। तुम लोग क्या बोलते हो ना, वो एग्जाम्पल देते हो ना, दो चार एग्जाम्पल देके बाद में क्या बोलते हो? ईटीसी बोलते हो। इसका फुल फॉर्म क्या है बताइएगा? यहां अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। तो ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये हम आपको पढ़ाएंगे कहां जाकर के? यूनिट 5 में। ओह, गुड गुड गुड, मेरे बच्चे काफी टैलेंटेड है। वेरी गुड, सही हो, समझे? तो मेसोजोम कितने टाइप के? दो, एक पेरिफेरल मेसोजोम और एक सेंट्रल मेसोजोम। जो पेरिफेरल मेसोजोम है, यहां क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहां क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, राइट ना, इस पोर्शन में। और इस पोर्शन में क्या हो, ये क्या करेगा? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ओके, ये बात आप समझ गए। अब बस 1 मिनट थोड़ा अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो मैं आपको एटीपी का फंडा बता देता हूं। ठीक है, बताता हूं, आओ। रोज रोज नहीं बताऊंगा। बोलो ना सर, आप तो बताएंगे, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट। देख, मान लो ये तुम्हारा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। तुम जब जन्म लिए थे ना, तो तुम्हारे शरीर में एक मॉलिक्यूल पहले से था, आई मीन तभी बना। इसको बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको क्या फुल फॉर्म है? एडेनोसिन, एडेनोसिन डाई मतलब दो, फॉस्फेट, फॉस्फेट मॉलिक्यूल कितने हैं? दो, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये किस तरह वर्क करता है? ये रिचार्जेबल बैटरी है तुम्हारे शरीर का। ये क्या है? रिचार्जेबल बैटरी है तुम्हारे शरीर का। ठीक है, तुम जन्म लिए थे इसके साथ। ओके, अगर इसको तुमको चार्ज करना है, अगर तुमको इसको चार्ज करना है तो एक फॉस्फेट जोड़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन देखो ना, फॉस्फेट है बॉडी में, लेकिन इसको जोड़ने के लिए ना, इसको जोड़ने के लिए ना एनर्जी चाहिए, मतलब उष्मा चाहिए, हीट चाहिए। ओके, क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन, तब मैं आपको रेस्पिरेशन और कंबशन में भी अंतर बताऊंगा। कंबशन मतलब आग, फायर,
उसमें भी अंतर बताऊंगा। ठीक है, तो जब बेटे CO2 प्लस H2O बनता है, आई मीन के बाद यहां क्या निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है। ठीक, ये तो मैं आपको इकट्ठा बता दिया था ना, हीट निकलता है, हीट एनर्जी। अच्छा, अब इस हीट एनर्जी को यूज करता है रिचार्जेबल बैटरी, किसको जोड़ने के लिए, इस एनर्जी को यूज करता है कौन, एडीपी, किसको जोड़ने के लिए, फॉस्फेट को। अब ये क्या बन जाएगा जरा बताओगे, एटीपी। लो, अब तुम्हारा बैटरी चार्ज हो गया, अब तुम्हारा बैटरी चार्ज हो गया, अब तुम इसको यूज करना चाहो करो। मतलब हे बाबू नो रे सुन, ये एडीपी है बैटरी, और ये इन्वर्टर है। सुन ना बात, ये बैटरी है तुम्हारे घर वाला, और ये इन्वर्टर है तुम्हारे घर वाला है। बड़का बड़का ब्रांड वाला खरीद का, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं है, क्या चार्ज करोगे। अरे भाई, तो इसको चार्ज करने के लिए दोगे ना हीट। हाँ सर, तो ग्लूकोज जलाया तो क्या हुआ, हीट निकला कि नहीं निकला। तुम्हारा शरीर गर्म कैसे रहता है, 36.8 डिग्री तुम्हारा शरीर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है बिना हीट का। अरे नहीं भाई, हीट होता है। और जिस दिन ये कम हो गया 36.8, हाइपोथर्मिया से मर जाएंगे हम। यही तो है गेम। तो हीट निकला, और इस हीट एनर्जी का यूज किया किसने, बैटरी ने, और किसने, इन्वर्टर ने, दोनों मिलकर चार्ज हो गया। अब इस रिचार्ज्ड बैटरी का क्या नाम है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो, ये देखो, एडेनोसिन यहां है, एक बॉन्ड फॉस्फेट, दो बॉन्ड फॉस्फेट, तीन बॉन्ड फॉस्फेट। लो, कितने बॉन्ड है तुम्हारे पास, देखो ना, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहला बॉन्ड टूटता है ये, तुमको एक एटीपी चाहिए, मान लो तुमको एक एटीपी चाहिए, तो इसका मतलब ये मत समझना कि एक एटीपी पूरा का पूरा खर्च कर दिया आपने, नहीं, ये मिथ है। एक एटीपी खर्चा करने का मतलब एक बॉन्ड टूटा, एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटा। ये देखो ना, ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटा, चलो टूट गया, अब ये फास्फोरस क्या हो गया, फ्री हो गया। अब ये फास्फोरस फ्री हो गया दूसरा एडीपी के साथ जुड़ने के लिए। अब इसको क्या बोलोगे, एडीपी। देखो, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट तो तोड़ दिया आपने ना, और एक फॉस्फेट जब तोड़ते हैं तो लगभग 6.75 किलो कैलोरी एनर्जी आपको देता है एक बॉन्ड टूटने पे। तब आप कहोगे सर अब तो ये फिर बैटरी हो गया, एडीपी बैटरी हो गया। हाँ है, देखो ना अलग हुआ है ना। अब ये दोनों लालची नजरों से किस पे ध्यान देगा, हीट एनर्जी पे, और फिर हीट एनर्जी जैसे ही मिला, ये दोनों मिलके फिर रिचार्ज बैटरी हो गए। फिर एनर्जी चाहिए, लो तोड़ो, फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ो, करो काम अपना। तो क्या बेटा मेरे सभी इन प्यारे हीरे जैसे बच्चों को एटीपी का फंडा समझ आया क्या, मुझे बताना, तब तक नोट करो। ध्यान से नोट कीजिएगा सब कुछ, हड़बड़ाना नहीं है।
इज इट डन? ओके, वेरी गुड। यानी मेरे सभी बच्चों को एटीपी का फंडा समझ में आ गया। वैसे अगर आप एक क्वेश्चन पूछते कि सर जब आपने कहा कि एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटा तो अब ये एडीपी बना, हाँ हाँ बेटा बन गया। तो अगर आप पूछते कि सर इससे एक और बॉन्ड खर्च कर सकते हैं क्या हम लोग, हाँ कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं, है ना। एडेनोसिन क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है, ये पढ़ाऊंगा बायोमॉलिक्यूल में, अभी आप इतना समझें। जब तक वहां नहीं जाएंगे नहीं समझेंगे कि एडेनोसिन क्या है। वो नाइट्रोजन बेस है, अभी उतना समझे बेटा। जितना एनर्जी आपको ये बॉन्ड देगा उतना नहीं देगा, लेकिन लगभग उतना ही किलो कैलोरी एनर्जी देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इस बॉन्ड को तोड़े तो कहने के लिए कितना एटीपी खर्च किए? एक एटीपी खर्च किए। एक एटीपी खर्च जब किए तो आपको मिला क्या था? एक एडीपी मिला था और एक फॉस्फेट अलग अलग मिला था। अरे मिला के नहीं बोलो ना यार। एटीपी है, एटीपी है, एक फॉस्फेट जब तुमने खर्च कर लिया तो मिला क्या? एनर्जी तो मिला किलो कैलोरी में, लेकिन पीछे क्या मिला? एडीपी, और फॉस्फेट भी तो फ्री हुआ ना। हाँ मिला, अच्छा। लेकिन एक बॉन्ड जब तुम और तोड़ लोगे, चलो तोड़ दो, तो दो फॉस्फेट फ्री किया ना तुम। हाँ सर, लेकिन इधर क्या बचा? एडीपी नहीं, एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तब आप बोलोगे सर ये चार्ज, ऑफ कोर्स एडीपी को थोड़ा कम हीट एनर्जी लगेगा चार्ज होने में, यानी बॉन्ड को बॉन्डिंग होने में, और एएमपी को थोड़ा ज्यादा लगेगा। बट जब एएमपी आपको मिला तो आपने कितने एटीपी खर्च किया? दो। क्यों सर? क्योंकि दो बॉन्ड तोड़ा। बस यही यही कॉन्सेप्ट है एटीपी का। अभी इतना है, ओके। चलो मेरे प्यारे बच्चों को कोई भी डाउट है ना तो प्लीज आस्क, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट इफ यू हैव एनी। वेरी गुड। चलिए तब आज हम लोग इतना ही करेंगे। और आपने कवरिंग देखा और आपने रेस्पिरेशन देखा। जब नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग, तब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन काफी टाइम टेकिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल देखेंगे, यानी डीएनए देखेंगे बैक्टीरिया का। इसीलिए हम आज अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आज बस इतना ही। बायोलॉजी में एंजॉय कर रहे हो तुम सब? ओके, चलिए फिर बहुत अच्छा। और आप इसी विश्वास के साथ मेरे पास आए थे, और आई होप कि मैंने आपके इस विश्वास को लेट डाउन नहीं होने दिया। चलिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।